हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन शॉर्ट वे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी सीएफटी अच्छे से समझा दूं ताकि आपको दोबारा ना देखनी पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएफटी थ्योरी क्या होती है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, तो जो सीएफटी थ्योरी है वो एच बेथे ने दी थी 1932 में, लेकिन जो इसको लागू किया था वो 1950 में किया था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सीएफटी थ्योरी होती है उसके लिए आपको डी ऑर्बिटल्स की नॉलेज होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल्स ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ओके, यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, आप सभी को पता है। इन सभी ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो शुरू के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनका नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होता है। और ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। बेसिकली होता क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये जो शुरू के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनको जो डिवाइड, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको आपको नाम दे दिया जाता है T2G एंड इनको नाम हो जाता है EG। तो बेसिकली T2G ये जो जाने जाते हैं ये T2G और EG के नाम से जाने जाते हो। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T2G यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स जो होते हैं, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये यहाँ पर एक्स जेड है। ओके, 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, अब ध्यान रखना है आपको इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी डी एक्स वाई। तो यहाँ पर जो लूप्स बनती है आपको ध्यान रखना है कि जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी जो लूप्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लूप्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक्सिस के बीच में बनी हुई है। तो डी एक्स वाई यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई लूप्स के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह बनी हुई है। तो ये आपका डी एक्स वाई का आप इस तरह बना सकते हैं इसको, वाई जेड की इस तरह होती है तो आप इस तरह बना सकते हैं इसको, और जेड एक्स की इस तरह से होती है। यहाँ पर देखिए जेड एक्स, तो यानी कि ये जेड है और ये एक्स है। तो यहाँ पर इसकी बनाई हुई है जेड और एक्स, तो यहाँ पर इसकी इस तरह से हो जाएगी। अब बात करते हैं ईजी ऑर्बिटल्स की। तो ईजी ऑर्बिटल्स मैंने आपको जस्ट बताया था, लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये ईजी ऑर्बिटल्स हैं। दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है समान होती है। यहाँ तीनों की समान थी, या दोनों की समान है। तो इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूप जो थी वो एक्सिस के बीच में थी, यहाँ पर जो थी ऊपर होती है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर बने हुए हैं एक्स और वाई के, और ये आपका डी एक्स स्क्वायर का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। आप इनको इस तरह भी बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, और ये जो आपके 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं वापस। आई होप आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी कि भाई डी ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। अब जो होते हैं सीएफटी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपने सीएफटी थ्योरी पढ़ी होगी, तो एक मेटल होता है और उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं कुछ लिगेंड्स। तो जो मेटल होता है और मेटल जब लिगेंड के पास आती है तो मेटल के समान ऊर्जा वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको डी ऑर्बिटल्स बताए 5 ऑर्बिटल जो होते हैं, तो वो क्या होता है असमान ऊर्जा के 2 ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। मैंने अभी बताया ना कि T2G और EG। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में टूट गए, T2G और EG। मैंने यहाँ पर इस तरह तोड़े, लेकिन ये इस तरह नहीं टूटते हैं। जब ये एक्साइटेड होते हैं तो ये ऊपर नीचे इस तरह होते हैं, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कक्षकों का विपाटन। विपाटन मतलब टूटना जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं सीएफटी थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जो हमारी सीएफटी थ्योरी है उसके अंदर जो मेटल और लिगेंड होती है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, जबकि वीबीटी थ्योरी जो होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीएफटी थ्योरी में मेटल जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लिगेंड जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर देखते हैं सीएफटी थ्योरी जो होती है वो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग को दर्शाती है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ना कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो टूट रहे हैं, विपाटन हो रहा है उनका 2 भागों में, T2G एंड EG। तो वही चीज़ें यहाँ पर है। डी ऑर्बिटल्स का जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, विभाजन होना, जो 2 भागों में होता है उसको क्या बोलते हैं, T2G और EG। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए कुछ डिफरेंसेस, T2G तथा EG के अंतर को
tan dq भी बोलते हैं। यानी कि देखिए ये d ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर देखिए दो भागों में टूट गए, T2g और Eg। तो इनके बीच का जो अंतर होता है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप, तो इनके बीच का जो ये अंतर होता है, इस अंतर को बोलते हैं tan dq, या फिर इसको आप डेल नोट भी लिख सकते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स के कुछ नाम थे जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। नेक्स्ट T2g तथा Eg में Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना है आपको, मैंने बताया था कि किनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो शुरू के 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपके CFT थ्योरी को आसान बनाने के लिए T2g और Eg में थोड़ा सा अंतर लिख दिया ताकि आप समझ सके। देखिए T2g में 3 ऑर्बिटल्स थे, Eg में 2 ऑर्बिटल्स थे। तो T2g में क्या कहा था कि इनकी एनर्जी जो होती है कम होती है, जिस कारण जो हमारे T2g ऑर्बिटल्स ये थे, आपको पता होगा ना, ये 3 ऑर्बिटल्स थे, तो ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे गए। क्यों गए? क्योंकि इनकी एनर्जी कम थी। लेकिन Eg में क्या था, ये जो 2 ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी ज़्यादा थी। यहाँ मैं लिख देती हूँ T2g एंड यहाँ पर जो होता है Eg। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये चले गए ऊपर, और इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये चले गए नीचे। T2g के तीनों ऑर्बिटल्स, यानी कि जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी समान होती है। इसी तरह से इन दोनों की एनर्जी भी समान होती है। इनकी जो लूप्स होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो एक्सिस के बीच में है, लेकिन इनकी एक्सिस के ऊपर है। ये रही एक्सिस के ऊपर है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। T2g ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है, देखिए 1 2 3, एंड Eg ऑर्बिटल की संख्या 2 होती है, देखिए 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं T2g ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटलों के नाम। देखिए तीनों ऑर्बिटल्स के नाम dxy, dyz, dzx था, और इसके नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक देते हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में होती है, स्क्वायर प्लेनर में भी होती है, लेकिन बेसिकली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इन्हें ही समझाऊंगी। तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, और वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, जिसको अष्टफलकीय संकुल या फिर चतुष्फलकीय संकुल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अष्टफलकीय। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर मैंने डी ऑर्बिटल बहुत आसानी से समझाऊंगी, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने डी ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो होता क्या है, ये स्टेज 1 से एक्साइटेड होकर स्टेज 2 में जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर चले गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में हमेशा जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल हैं वे ऊपर जाते हैं, शुरू के 3 ऑर्बिटल है वो नीचे जाते हैं। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी एनर्जी कम होने की वजह से नीचे चले जाते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है और 3 नीचे हैं। ये जो बीच का सेंटर होता है इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। अब इनके बीच इनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और इनकी एनर्जी कम होने की वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस में भी फ़र्क आ जाता है। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ डिफरेंस कम है, तो ये +6d क्यों होता है और ये 4d क्यों होता है। ये T2g और Eg ऑर्बिटल्स है, और इनके बीच की दूरी को मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, tan-d या फिर डेल नोट होती है। तो यही चीज़, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका लिगेंड होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हमें कोई हुंड का रूल अप्लाई नहीं करना है। हमें डायरेक्ट से, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पढ़ना है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा लिगेंड जो होता है वीक होता है, वीक कमजोर लिगेंड होता है, जैसे कि H2O ले लीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है, हुंड का रूल फॉलो करना होगा। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही चीज़ें मैंने नीचे लिखी हुई हैं जो कि आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं स्प्लिटिंग चतुष्फलकीय में। अभी मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में बताई, अब ये चतुष्फलकीय मैंने देखिए। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना है, ध्यान से समझिए। अभी पीछे ऑक्टाहेड्रल में लास्ट के 2 ऑर्बिटल ऊपर गए थे, टेट्राहेड्रल में लास्ट के 2 ऑर्बिटल नीचे जाएंगे, बस इतना अंतर है, ध्यान रखना है। और शुरू के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वे ऊपर चले जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें इन तीनों की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इनकी कम हो जाती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में ऑपोजिट था, इनकी ज़्यादा थी, इनकी कम थी। तो कोई चेंज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये चेंज है। ओके, फिर उसकी बात करते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें लिगेंड की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आपका लिगेंड वीक हो, दोनों में हमें हुंड के नियम का पालन करना है। मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 1
2 3 4 5 6। अगर वीक लिगेंड है और मुझे हुंड करेम का पालन करना है तो 1 2 3 4 5 6 दोनों में एक ही मेथड यूज़ करना है। यही मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखते थे। मैंने आपको कहा कि दो लिगेंड होती है, स्ट्रॉन्ग और लिगेंड। तो मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाया, देखिए एक ये है एक ये है। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए है, एक वीक लिगेंड के लिए है। मान लीजिए मैं D6 इलेक्ट्रॉन के लिए फिल कर रही हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना है आपको। ऑक्टाहेड्रल में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड का रूल फॉलो नहीं होगा। 6 इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे ही भरना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन दुर्बल लिगेंड के लिए, यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पर जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह हमें हुंड के नियम के अनुसार भरने होंगे। बेसिकली होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल में जो होते हैं वो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लो हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल नोट जो होता है ये हाई होता है। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल में। तो मैं अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं, मान लीजिए मैंने D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया। तो मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल में चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे आपका लिगेंड वीक हो, दोनों में हुंड का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिल करा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीक के लिए, तो यहाँ पर वीक के लिए भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह इलेक्ट्रॉन भरेगा। लेकिन यहाँ पर जो डेल नोट है, यहाँ पर डेल नोट की वैल्यू कम हो रही है। ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो डेल नोट की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो मैंने यही बताया कि जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर डेल नोट जो होता है वो लो हो जाता है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स है कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर पूछ लेते हैं, आपको एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लेक्स देकर पूछ ले जाता है, मान लीजिए एफिशिएंसीज दे दिया या फिर कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं और आपको CFT थ्योरी के द्वारा उसको बोलते हैं, तो करना क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है उसमें आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मतलब आप ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं कितने नहीं निकलने हैं। उसके बाद आपको D ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको चेक करना होगा कि D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल करने हैं, या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग आपको फिल करने होते हैं। ओके, फिर आपको देखना है कि जो आपका लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो आपको 3 ऑर्बिटल्स ऊपर ले जाने होंगे, 2 ऑर्बिटल्स नीचे। और अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है तो आपको 3 ऊपर ले जाने होंगे, 2 आपको नीचे। तो बेसिकली आप इस तरह से सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। इससे आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय गुण भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये बेसिकली पूरी CFT है, इससे बाहर तो कुछ आता नहीं है। तो आप अगर इतना भी समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से CFT को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको CFT थ्योरी पूरी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।